हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मजे में हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मजे में हैं और पढ़ाई भी मजे में कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं, वो चैप्टर हम लोग पिछले लेक्चर में हमने एक लेक्चर देखा था, एक लेक्चर अब तक हमने किए हैं। उसमें हमने बच्चों फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात किया था, राइट? फैराडे ने बहुत सारे वैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात किया था। उसमें पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो ये था कि एक कॉइल है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है और एक बार मैग्नेट को हम उसके सामने प्लेस करते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया था कि नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स या अवे अगर मूव करें कॉइल के, या साउथ पोल को टुवर्ड्स अवे मूव करते हैं कॉइल के, या फिर कॉइल को मैग्नेट के नॉर्थ पोल या साउथ पोल के टुवर्ड्स अवे मूव करते हैं, इन सारे केसेस में जहां कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है, और जब तक रिलेटिव मोशन है तब तक हमने देखा था कि इस कॉइल का गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड होगा, यानी इसमें करंट जो वो इंड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स और अवे मूव करने पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में था, राइट? टुवर्ड्स में अगर एंटी क्लॉकवाइज तो अवे में क्लॉकवाइज था, और साउथ पोल में भी सेम तरीके से अपोजिट था, लेकिन नॉर्थ पोल की भी एग्जैक्टली अपोजिट था, यानी नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स मूव करते तब क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल को टुवर्ड्स मूव करने पर एंटी क्लॉकवाइज। और कॉइल को जब मूव करते तब सिमिलर तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। क्लियर है? ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। और एक चीज और समझिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बच्चों, जो कि होता है बी ए कॉस थीटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप डिस्टेंस चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा। राइट बच्चों, यहां तक बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा एक्सप्लेनेशन बेस्ड है। देखिए, जब आप नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स मूव करते हैं, अब जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, राइट? तो जब आप इस नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स मूव करते हैं, तब मैग्नेट और कॉइल के बीच जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपका चेंज होता है। अच्छा, डिस्टेंस चेंज होने की वजह से, यानी डिस्टेंस यहां जब टुवर्ड्स मूव करें तब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी बच्चों। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके थ्रू इंक्रीज हो रही है, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इंक्रीज होगा। अब ये जो कॉइल है, इस कॉइल की टेंडेंसी होती है कि ये अपने थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। इनर्शिया आपने पढ़ा था ना, अपने थ्रू किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है एक ऑब्जेक्ट। तो ये कॉइल जो है अपने थ्रू जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू पास कर रहा है, इसकी कोशिश होती है कि उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो, चेंज ना हो। तो यहां पर तो डिस्टेंस कम किया, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज हो गई, फील्ड इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इंक्रीज हो गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा। अब कैसे अपोज करेगा? तो भैया, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये खुद उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर दे। जैसे एग्जांपल मानिए, यहां पर अगर समझिए कि अगर यहां पर अगर नॉर्थ पोल हमारा प्रेजेंट है, तब अगर 6 फील्ड लाइंस अगर पास कर रहे हैं, और अगर इसको हम पास ले आते हैं और 10 फील्ड लाइंस हो जाती है, यानी 4 फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई, तो अपोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अगर 4 फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हैं, तब इसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में 4 फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करना होगा। अब बच्चों, ये कॉइल है, कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा? जब इसके थ्रू करंट फ्लो करे। तो इस वजह से इसके थ्रू करंट फ्लो करता है एक ऐसे डायरेक्शन में जो कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर में इंक्रीज हो, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करके फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके, राइट? तो जब हम टुवर्ड्स मूव कराएंगे तो फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, उसको अपोज करने के लिए जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस करेगा फील्ड में।
तो करंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब जब आप नॉर्थ पोल को अवे मूव करेंगे तब यही फील्ड लाइंस डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा, यानी जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप इस कॉइल के थ्रू पास कर रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो कम होने की वजह से अब क्या करेगा, अब ये डिक्रीज को अपोज करेगा, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो सबको ये अपोज करता है। तो अब ये डिक्रीज को अपोज करेगा। जब ये डिक्रीज इन फील्ड लाइन को अपोज करेगा तो उस केस में से क्या करना पड़ेगा, फील्ड लाइंस रिट्रेस कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तब ये इस डायरेक्शन में और फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। अगर 6 से अगर सपोज करें 3 हो गई फील्ड लाइन, तो ये 3 इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर देगा, ताकि इधर तो 3 है ही और 3 मिलकर 6 बना ले, ताकि जितना पहले था उतना ही रहे। तो बच्चों जब हम टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं तब फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब हम अवे मूव कर रहे हैं तब फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी दोनों केस में अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइन हो रहे हैं, तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन नॉर्थ पोल इज मूव टुवर्ड्स कॉइल, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल इंक्रीजेस, और जब हम नॉर्थ पोल को अवे मूव करते हैं तब नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज होता है। अब देखिए जैसे जैसे फील्ड लाइन आपका चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उस तरीके से फ्लक्स भी आपका चेंज होगा बच्चों। सो डज द फ्लक्स। इन ऑर्डर टू अपोज चेंज इन फ्लक्स, अब इसका काम क्या है, फ्लक्स के चेंज को अपोज करना, तो एक करंट आपका फ्लो करता है। अब करंट किस तरीके से फ्लो करे, करंट एक कॉइल के थ्रू फ्लो करता है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक ऐसे डायरेक्शन में जो कि फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके, उसके अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, ताकि फ्लक्स जो है वो इंक्रीज ना हो, नेट उतना ही रहे। और अगर डिक्रीज होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में ही और फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ताकि नेट उतना ही रहे। अच्छा, ये तो नॉर्थ पोल की बात रही। अगर आप यहां पर नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल कर देते हैं, यानी मैग्नेट को पलट दीजिए, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो सारा फिनोमेना सेम रहेगा बच्चों। साउथ पोल को टुवर्ड्स मूव करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज होगा, तो ये अपोज करने के लिए, ठीक है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। जब अवे मूव करेंगे, डिस्टेंस बढ़ गया, फील्ड लाइन डिक्रीज होंगी, फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो ये सेम डायरेक्शन में और फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि नॉर्थ पोल के केस में फील्ड लाइंस बाहर की तरफ थी, अब साउथ पोल के केस में क्या होगा, ये फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ हो जाएंगे, राइट। तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होने की वजह से दोनों केसेस में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सिमिलर बिहेवियर के लिए जो करंट का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए बच्चों, राइट। अब जब आप इसको टुवर्ड्स मूव करेंगे तो अंदर की तरफ आती हुई फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, तो ये किस डायरेक्शन में फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, अपोज करने के लिए बाहर की तरफ। नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स मूव करने पर फील्ड लाइन इधर प्रोड्यूस हो रहा था, और साउथ पोल को टुवर्ड्स मूव करने पर इधर प्रोड्यूस हो रहा है। ये लॉजिक आप समझ पा रहे हैं। तो वैसे सिमिलर फिनोमेना इज सीन इन द मूवमेंट ऑफ साउथ पोल, सिमिलर फिनोमेना है, हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ नॉर्थ पोल। साउथ पोल में जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे जब आप नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स मूव कर रहे थे तो इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही थी, इसलिए फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही थी आपकी वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ हो रही थी, ये नॉर्थ पोल को मूव करने पर। बच्चों जब आप साउथ पोल को इसके टुवर्ड्स मूव करेंगे तब तो अंदर की तरफ आती हुई फील्ड लाइंस बढ़ रही है ना, तो ये बाहर की तरफ फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, ताकि अंदर की तरफ आती हुई फील्ड लाइन को अपोज किया जा सके। वैसे जब आप नॉर्थ पोल को अवे मूव करेंगे तब ये बाहर की तरफ फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस जो डिक्रीज हो रही है। साउथ पोल को अवे मूव करने पर ये फील्ड लाइंस जो ठीक अपोजिट हो जाएंगी, इसलिए डिफ्लेक्शन आपको अपोजिट देखने को मिल रहा था। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और कॉइल के मूवमेंट के लिए भी सेम एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेरिमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, इसलिए एक्सपेरिमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या था, यहां पर मैग्नेट की जगह आपने कॉइल को लगा दिया था, कॉइल को टुवर्ड्स मूव करेंगे तो फील्ड लाइन इंक्रीज होगी, तो ये अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। कॉइल को अवे मूव करेंगे तो फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी, तो अपोज करने के लिए सेम डायरेक्शन में करेगा। यानी दोनों केस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन।
तो एक्सपेरिमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, मैं अब आपको एक्सपेरिमेंट 3 का एक्सप्लेनेशन बताता हूं, इसको आप नोट कर लें। चलिए बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने देखा था कि हमारे पास एक कॉइल है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है, और एक कॉइल C2 है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है थ्रू टैपिंग की, राइट। और इन दोनों केस में, पहले जो 2 केस थे उसमें रिलेटिव मोशन हमने कराया था, यहां पर कोई रिलेटिव मोशन हमने नहीं कराया था। हम जब की को टैप करते हैं तो देखते हैं कि एक मोमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, फिर वापस से 0 पे पहुंच जाता है। फिर की को हम प्रेस किए रखते हैं और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। फिर जब हम की को रिलीज करते हैं तो फिर से इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन पहले वाले केस में डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक मोमेंट के लिए, राइट। उसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों, इस लॉजिक को समझते हैं। देखिए, शुरुआत में जब ये टैपिंग की हमारा अलग अलग था, ये दोनों पॉइंट्स, तो कोई करंट इस कॉइल के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा था। जब इस कॉइल के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इस कॉइल के थ्रू कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। अब जैसे ही आप इस कॉइल को प्रेस, इस की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, करंट जो शुरुआत में 0 था वो इस कॉइल में बढ़ना शुरू करेगा। हमने डिस्कस किया था, जब तक करंट आपका बढ़ेगा तब तक इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसकी वजह से जो कॉइल C1 है यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होगा। तो जब इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स हमारा चेंज होगा बच्चों, अभी फिलहाल इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स जब चेंज होगा तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए जिस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, तो करंट यहां पर फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यही मैंने लिखा है कि जब हम टैपिंग की को प्रेस करते हैं तो करंट कॉइल में इंक्रीज करता है 0 से मैक्सिमम। जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है उस प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज होती है, और इस वजह से जो फ्लक्स है कॉइल C1 के थ्रू वो आपका इंक्रीज होता है। अब देखिए, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उस फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करने के लिए ये करंट इस कॉइल में फ्लो करता है ताकि वो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, ताकि फ्लक्स इसके थ्रू कांस्टेंट रहे। अब उसके बाद फिर जब आप इसको प्रेस किए रखेंगे तब इसमें करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, करंट जब कांस्टेंट होगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो इसके थ्रू भी पासिंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जानी चाहिए, फ्लक्स इसके थ्रू कांस्टेंट हो जाना चाहिए। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो किस चीज को अपोज करेगा, अपोज करने का इसको कोई कारण नहीं रहेगा, तो डिफ्लेक्शन जो है फिर से 0 पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो आफ्टर करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होने के बाद कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ना होने की वजह से फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट में इसको कुछ अपोज नहीं कर रहा है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर वापस से 0 पर पहुंच जाता है। तो ये जो करंट में इंक्रीज है बहुत कम समय के लिए होता है, 0 से मैक्सिमम बहुत कम समय में पहुंच जाता है, इसलिए डिफ्लेक्शन भी बहुत कम समय के लिए, इसमें करंट बहुत कम समय के लिए फ्लो करता है। अब जब आपने, अब आप इसको प्रेस किए रखे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे ही आप हटाएंगे तो ये दोनों ए और बी पॉइंट अलग हो जाएंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब करंट मैक्सिमम से वापस 0 आएगा, है ना बच्चों। जब प्रेस किया था तब करंट मैक्सिमम था, जब इसको रिलीज करेंगे तो करंट मैक्सिमम से 0 आएगा, यानी करंट अब इसके थ्रू डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसके थ्रू करंट डिक्रीज होने की वजह से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। जब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो इसके थ्रू पासिंग मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाहिए। जब इसके थ्रू पासिंग मैग्नेटिक फील्ड कम है, समझिएगा इस बात को, इसके थ्रू पासिंग मैग्नेटिक फील्ड जब कम है बच्चों, तो यानी कि मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर फ्लक्स चेंज होगा हमारा, है ना, कम होता चला जा रहा है फ्लक्स, फ्लक्स भी कम होता चला जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। तो अब ये फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा ना, अपोज करने के लिए करंट इसमें फ्लो करना चाहिए ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड खुद का प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि नाउ व्हेन की इज रिलीज, जब हम की को छोड़ देते हैं तब करंट इन द कॉइल डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0।
राइट। तो इस प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिक्रीज होगी, इस वजह से फ्लक्स जो है C1 के थ्रू आपका डिक्रीज होगा। उस फ्लक्स के डिक्रीज की वजह से एक करंट इंड्यूस होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है फ्लक्स के चेंज को। जब करंट इसमें जीरो हो जाएगा बच्चों, तो इसके थ्रू करंट जीरो हो गया, यानी इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो इसके थ्रू कोई फील्ड नहीं पास कर रही है। कोई फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यानी अब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर से पॉइंटर जो है आपका गैल्वेनोमीटर का वो जीरो पे पहुंच जाएगा। तो आफ्टर करंट बिकम जीरो देयर इज नो फ्लक्स थ्रू द कॉइल। यानी पूरा का पूरा जो खेल है बच्चों वो ये है कि फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है। अच्छा, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए क्या हो रहा है, करंट यहां पर फ्लो कर रहा है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि करंट हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो फैराडे ने इन सब को कंक्लूड करके उन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स थे उन एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड जो ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशन के पीछे का जो लॉजिक था उस लॉजिक को हमने समझा। और हर लॉजिक के बाद हम लोग एक चीज कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूजन था वो? कंक्लूजन ये था कि जब आप किसी कॉइल के थ्रू, जो जो सर्कुलर कॉइल है, क्लोज्ड कॉइल है, किसी भी शेप का कॉइल हो, जब आप एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, टाइम के साथ जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक करंट उस कॉइल में इंड्यूस होता है, राइट बच्चों। लेकिन हमारे मन में सवाल उठते हैं कि यार करंट खुद ब खुद तो फ्लो नहीं करता है। हमने तो यही पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि करंट हमारा तभी फ्लो करता है जब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी। और बैटरी के पास एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि ईएमएफ है, राइट, हमने यही पढ़ा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा सर्किट में, यानी कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा। उस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो फैराडे ने इन चीजों को कंक्लूड करके उन्होंने दिमाग लगाया भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि ईएमएफ चेंज हो रहा होगा, क्योंकि ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा। तो यानी कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस ईएमएफ जनरेट होने की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो इसलिए फैराडे ने अपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो लॉ है इसका स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा कि द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी समय के साथ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। एक कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं वो ईएमएफ किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? डी फाई अपॉन डी टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई पी, इसीलिए डी फाई पी अपॉन डी टी ये किसके प्रोपोर्शनल है? टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर सिंगल टर्न है तो यहां पर डी फाई बाई डी टी आएगा, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अभी मैं माइनस साइन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि फैराडे ने कहा कि भाई समय के साथ जब फ्लक्स किसी कॉइल के थ्रू चेंज होता है तब उस कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ हमारा इंड्यूस होता है, ईएमएफ की वजह से करंट उस कॉइल में फ्लो कर रहा है, राइट। अच्छा, फैराडे ने नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, नेगेटिव साइन का सजेशन जो था वो लेंस का था। लेंस लॉ भी हम लोग पढ़ेंगे, तो लेंस का था। लेंस ने बताया कि भैया देखो, फैराडे को समझाया तो फैराडे ने बताया कि ठीक है माइनस साइन इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए, राइट, कि फ्लक्स का चेंज ना हो, समय के साथ जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो वो अपोज करने के जो ऑपोजिशन है उसको यहां पर नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया गया। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों हम लोग लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमने चर्चा किया है कि फैराडे का जो लॉ है, फैराडे ने क्या लॉ दिया था कि ईएमएफ जो हमारा है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। यहां पर जो नेगेटिव साइन है बच्चों,
ये नेगेटिव साइन फैराडे ने नहीं दिया बल्कि लेंज ने दिया था, राइट। फैराडे ने सिर्फ इसे EMF इज इक्वल्स टू d5b अपॉन dt कहा था। नेगेटिव साइन का मतलब ऑपोजिशन, अपोज करना, और अपोज करने वाली बात जो है लेंज ने कही थी, ठीक है। लेंज ने क्या कहा, जरा इसको समझते हैं। लेंज ने कहा कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच। फैराडे बता चुके थे कि एक सर्किट में, एक क्लोज्ड कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक EMF उसमें इंड्यूस होते हैं। अब जाहिर सी बात है, EMF, जैसे EMF की बात आती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपके दिमाग में बैटरी आता है, और बैटरी की तो पोलैरिटी होती है ना। तो बैटरी जो EMF जनरेट करता है उस EMF की एक पोलैरिटी होती है। तो वही लेंज ने कहा कि इस इंड्यूस्ड EMF, ये इंड्यूस्ड EMF क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ये EMF इंड्यूस हो रहा है, इस EMF की पोलैरिटी कुछ इस तरीके की होती है। The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current। अब जाहिर सी बात है, EMF क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो लेंज का कहना था कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो EMF हमारा इंड्यूस हो रहा है, उस EMF की पोलैरिटी, उस EMF की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि वो एक ऐसे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा ताकि वो करंट फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। राइट भाई, अब उल्टा समझिए, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब करंट तो सर्किट में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से फ्लो कर सकता है। तो कैसे फ्लो करे, तो उस करंट को कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करना है कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके, राइट। तो फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए करंट प्रोड्यूस हुआ है एक डायरेक्शन में, ताकि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। वो करंट उस डायरेक्शन में क्यों प्रोड्यूस हो पा रहा है, क्योंकि EMF की पोलैरिटी उस तरीके से है। अगर EMF की पोलैरिटी अपोजिट होगी तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, राइट। तो इसीलिए लेंज ने कहा है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच, इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से है दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट इन अ डायरेक्शन, ताकि उसकी टेंडेंसी हो कि वो एक ऐसे डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस कर सके जो कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर सके। राइट अब इसको जरा आप डायग्राम के थ्रू समझिएगा। लेंज ने इसको समझाने में जो तरीका अपनाया है वो बेहद आसान तरीका है, ठीक है। समझिएगा, सपोज करिए जैसे हमारे पास एक कॉइल है बच्चों, ठीक है, एक कॉइल है हमारे पास, और उस कॉइल के पास हम एक नॉर्थ पोल को ला रहे हैं। नॉर्थ पोल को हम कॉइल के टुवर्ड्स ला रहे हैं। एक तो ये सिचुएशन हमने देखा है। एक सिचुएशन देखा हमने कि एक कॉइल है और उस कॉइल से हम नॉर्थ पोल को अवे मूव कर रहे हैं। ये दो सिचुएशन नॉर्थ पोल के लिए था। अच्छा, उसी तरीके से हमने साउथ पोल भी देखा है ना। ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारा साउथ पोल है जिसको हम कॉइल के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। और एक हमारा था कि भाई कॉइल है हमारे पास और इसको एक मैग्नेट का साउथ पोल है, उसको हम कॉइल के अवे मूव कर रहे हैं। यही चार कंडीशंस थे। इन चारों कंडीशन को लेंज ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। इसको जरा समझिएगा। देखिए, हम यही जानते हैं ना फैराडे लॉ से कि जब आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रहे थे तो मैग्नेट जो है वो फ्लक्स, मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इस कॉइल की टेंडेंसी क्या थी, फ्लक्स के चेंज को अपोज करना। यानी कॉइल की कोशिश यही थी कि भैया फ्लक्स इसके थ्रू चेंज ना हो। अच्छा, इसके थ्रू फ्लक्स कब चेंज नहीं होगा, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तब ये फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। अच्छा, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने का मतलब क्या है कि इसकी यही टेंडेंसी रही होगी कि किसी तरीके से इसके थ्रू फ्लक्स चेंज ना हो। लेकिन फ्लक्स इनके थ्रू कब चेंज नहीं होगा, जब मैग्नेट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा कॉइल की तरफ या कॉइल से अवे। अच्छा, जब कॉइल को आप टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो कॉइल है ये इस मैग्नेट को, जब मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव करे तो कॉइल मैग्नेट को अपोज करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कि भैया तुम आगे मत आओ। इस केस में कॉइल को क्या करना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स लगाना चाहिए, राइट। अच्छा, इस केस में फिर से रिपल्सिव फोर्स लगाना चाहिए कि भैया तुम पास मत आओ। इस केस में अट्रैक्टिव लगाना चाहिए कि दूर मत जाओ।
इन दोनों केस में जो कॉइल की वजह से मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि वो दूर जा रहा है, और इन दोनों केसेस में रिपल्सिव लगेगा क्योंकि वो नजदीक आ रहा है। अच्छा, नॉर्थ पोल को बच्चों कौन सा पोल जो है वो रिपेल कर सकते हैं? ये कॉइल इसे रिपेल करने में तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैग्नेट के पोल को तो दूसरा मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है, ये रिपेल करना चाहेगा, तो इसे कौन से पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तभी तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो आप ऐसा करिए, यहां पर एन लिख दीजिए, ठीक है, और इसके दोनों एंड्स पर ऐसे एरो शो कर दीजिए। ये एरो कौन से डायरेक्शन में दिखा रहा है करंट को? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जब फ्लो कर रहा है तब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और इस इनकमिंग नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, राइट। अच्छा, जब ये नॉर्थ पोल अवे मूव करेगा, देखिए जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेट, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस नॉर्थ पोल को ये रिपेल करेगा, इसलिए नॉर्थ पोल की तरह मैग्नेट बिहेव करेगा। देखिए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये नॉर्थ पोल अवे मूव कर रहा है, तब इसे इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना है। नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? साउथ पोल। यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, दोनों एंड्स पर आपने ऐसे एरो शो कर दिए, यानी कि अब करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दोनों केस में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना बच्चों, यही हमने देखा था। अच्छा, साउथ पोल जब टुवर्ड्स मूव करेगा तब इसको रिपेल करने के लिए इसे साउथ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, यानी इस केस में करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक, अपोजिट, राइट। और जब साउथ पोल अवे मूव करेगा तब इसको नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने के लिए जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑलराइट। तो यहां से आप लॉजिक लगा सकते हैं, जिस पोल को मैं कॉइल के तरफ टुवर्ड्स या वे मूव करूंगा उस हिसाब से कैसे ये नॉर्थ या साउथ की तरफ किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ये आप नॉर्थ या साउथ ड्रॉ करके पता कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये आखिरी बात समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो लेंस लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता है, ठीक है, क्या एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं करता है, अगर ये आपसे कोई पूछता है तो ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस बात को समझिएगा जरा। देखिए, हम मान लेते हैं, हम अपना एजम्पशन ले रहे हैं, हम मान लेते हैं कि लेंस ने हमें गलत बताया। लेंस ने क्या बताया था कि जब नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स मूव करें तब इसे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए रिपेल करने के लिए, राइट। लेकिन हम मान रहे हैं कि रिपेल ना करके अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी लेंस ने बताया था कि भाई नॉर्थ पोल जब टुवर्ड्स मूव करेंगे तब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हमने मान लिया कि लेंस ने गलत बताया, हमने करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करा दी, यानी कि ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा या साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तब तो ये नॉर्थ पोल खुद ब खुद इसकी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, एक जेंटल पुश करेंगे और फिर ये मूव करेगा खुद ब खुद, और जब ये मूव करेगा खुद ब खुद तो करंट भी खुद ब खुद यहां जनरेट होना चाहिए। तो यानी कि इस लूप में जो एनर्जी है, जो करंट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी कहां से आ रही है? खुद ब खुद एनर्जी जनरेट हो रही है इसके मूवमेंट की वजह से, राइट। ऐसा ही होगा, तो यहां पर तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमारा वायलेट हो जाएगा, है ना बच्चों, ऐसा। तो इसीलिए लेंस ने जो हमें बताया था, लेंस ने हमें जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। हमारा एजम्पशन तो गलत निकल गया ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है। लेंस ने बताया था कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अच्छा, और यहां पर ये नॉर्थ पोल। तो समझने वाली बात है कि अब ये इसे रिपेल कर रहा है ना, तो अगर आपको करंट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस कराते रहना है तो कहीं ना कहीं से आपको अपनी एनर्जी दूसरी जगह से कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, वो एनर्जी इसमें ट्रांसफर होनी चाहिए। खुद ब खुद जैसे यहां एनर्जी क्रिएट हो जा रही है ना वैसी एनर्जी नहीं क्रिएट हो सकती। तो आपको जब ये रिपेल करेगा तो आपको एक फोर्स लगाकर इसको इधर मूव करना पड़ेगा। जब आप फोर्स लगाकर इसे इस कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो उस दौरान आप कुछ वर्क करेंगे।
आप अपनी एनर्जी लूज करेंगे, और जो एनर्जी आप लूज कर रहे हैं इसको मूव कराने के लिए वही एनर्जी तो यहां पर करंट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। तो लेंज ने जो कहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इस मैग्नेट को इसके टुवर्ड्स मूव करने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है वही एनर्जी जो है यहां पर करंट एनर्जी के फॉर्म में आपको अपीयर होगी। हमने जो एज्यूम किया था हमने बिल्कुल गलत एज्यूम किया था, और लेंस का एजम्पशन बिल्कुल सही है। हमारे एजम्पशन के हिसाब से आपको कोई एनर्जी लूज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर करंट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग फैराडेज लॉ, लेंज लॉ को कंसीडर करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक यहां के लिए आप यहां तक आप पढ़ लीजिए, फिर अगले लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।